आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट की सतह और ज़मीन की सतह, ऑब्जेक्ट की सतह ज़मीन की सतह से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होती है, तभी तो वो चल रहा होता है आगे। अब वो सतह, अब ऑब्जेक्ट की सतह और ज़मीन की सतह के दरमियान एक फ़ोर्स होती है, उस जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देती, यानी कि मोशन के ख़िलाफ़ लड़ती है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन। दो सतहों के दरमियान एक ऐसी फोर्स मौजूद होती है जिसे जो मोशन के ख़िलाफ़ लड़ती है। दो सतह कौन कौन सी हैं? एक ज़मीन की सतह और एक ऑब्जेक्ट की सतह, मैस एम की सतह। ये क्या है? ये मैस एम की सतह। अब हथेली जो सी है, जब हम इसको कालीन पर रगड़ते हैं और ज़मीन में रगड़ते हैं, इन दोनों पर जब हम रगड़ते हैं तो डिफरेंस क्या होता है? ज़मीन पर जब हम रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ज़मीन की सतह नाहिमवार होती है। बेशक वो दिखने में हिमवार लगती है, लेकिन वो नाहिमवार होती है, इसलिए नाहिमवार सतह जल्दी हीट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है ना? नाहिम बनिस्बत हिमवार। कालीन की सतह चूँकि नरम होती है, इसलिए वहाँ पर हीट कम प्रोड्यूस होती है। इसलिए यहाँ पर हाथ तेज़ी में रगड़ेगा और बहुत देर तक रगड़ सकते हैं यहाँ पर हाथ, लेकिन यहाँ पर हाथ इतनी देर तक हम रगड़ नहीं सकते, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और हमारे हाथ बहुत जल्दी गर्म होकर सुर्ख हो जाता है। ठीक है, इससे हम फ्रिक्शन का, ठीक है ना, फ्रिक्शन की एक मिसाल है, हम इसे फ्रिक्शन की वजाहत भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लगाते हैं, तो ये मैस M, ये उधर की फोर्स जहाँ पर हमने लगाई है उस तरफ मूव करने लग पड़ता है। अब ठीक है ना, बॉडी की सतह और ज़मीन की सतह जहाँ टच होगी वहाँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी चीज़ होती है, ऐसी फोर्स होती है जो मैस M को आगे की तरफ बढ़ने नहीं देती। स्टैटिक फ्रिक्शन जो सी होती है, ये क्या होती है? ये दो सतहों के माबैन मोशन के ख़िलाफ़ लड़ती है। जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, स्टैटिक इस मैस M को रोकने के लिए उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन दरकार होगी। ठीक है ना? जितनी कम हम फोर्स लगाएंगे उतनी कम ही स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी इस मैस M को रोकने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी फोर्स जो सी है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी ज़्यादा ही स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ रही है हमें इसे रोकने के लिए, मैस M को। ठीक है, अब उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जो सा होता है ये उस फोर्स के ऊपर के बराबर होगी जो आपने जिस्म पर लगाई है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपकी वाली फोर्स। अब जो सी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम होती है। ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मिसाल के तौर पर कालीन की अपनी एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि वो वहाँ पर फ्रिक्शन उसकी अपनी है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बहुत देर के बाद प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ज़मीन है, इसकी अपनी सतह है नाहिमवार, और यहाँ पर हीट जल्दी प्रोड्यूस होगी और आपका हाथ जल्दी गर्मी महसूस करेगा। ये गर्मी महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन जो सी होगी ये इसे रोकने की कोशिश कर रही होगी हाथ को, और आपका हाथ रुक नहीं रहा होगा। तो फ्रिक्शन जो सा है, फ्रिक्शन ये जब आपकी हाथ की मूवमेंट को, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जब तब्दील करेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ये होती है किसी जिस्म की मोशन, ठीक है ना, उसको हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करेगी और फिर उसके बाद आपका हाथ रुकने पर मजबूर हो जाएगा। यानी कि इसकी अपनी फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी अपनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ही होती है। ज़मीन की अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, कालीन की अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। जिस्म रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो सी होती है ये डिपेंड करती है रिएक्शन टाइम पर। यानी कि मिसाल को आपने फोर्स दी बॉल को और स्टैटिक फ्रिक्शन इसे रोकना चाह रही है, लेकिन आपकी फ़ोर्स इसे रिएक्ट करवा रही है, ठीक है ना, इसे क्या करवा रही है? रिएक्ट। अब हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो सी होगी ये मैस M और ज़मीन के दरमियान मोशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। जितना ज़्यादा ये रिएक्ट करेगी उतनी ज़्यादा ही स्टैटिक फ्रिक्शन की भी ज़रूरत होगी इसके रिएक्शन को कम करने के लिए। हम ये कह सकते हैं
कि रिएक्शन टाइम जो सा बॉल का है, बॉल का रिएक्शन टाइम जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बॉल रिएक्ट करेगा आगे की तरफ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी ज़्यादा ही दरकार होगी इसे रोकने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए ये फ्रिक्शन ऑफ का कोएफिशिएंट लिया है, ठीक है ना, जिससे ये बराबर में तब्दील हो गया है, ठीक है ना। एफ एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट और ये आर। ठीक है, समझ आ गई कि जितना ज़्यादा ये बॉडी आगे की तरफ रिएक्ट करेगा उतनी ज़्यादा ही हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी ठीक है ना, फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। और हमें पता है कि हर ज़मीन की, हर पार्क की अलग स्टैटिक फ्रिक्शन है। हर ज़मीन पर जब हम बॉडी को दौड़ाएंगे तो बॉडी अपनी ज़मीन की फ्रिक्शन की वजह से अलग अलग टाइम पे स्टॉप होगा। मिसाल के तौर पर पार्क में जब हम बॉल को जब हम रेड़ते हैं तो पार्क में जल्दी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर घास है, घास की वजह से ना ही बार सतह है तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा। ज़मीन है, ज़मीन पर घास नहीं है इसलिए वो देर से स्टॉप होगा। ठीक है ना। इसी तरह ढलवान वाली सतह है, वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ वो फोर्स जो सी है ऐसे ढलवान वाली सतह ऐसे होती है, इसलिए बॉल जल्दी रगड़ता जाएगा। क्यों रगड़ रहा है? क्योंकि फोर्स और ज़मीन और ये फोर्स, ज़मीन जो सी होती है ये स्लाइड में तब्दील हो गई है। अब जब बॉडी जो सा है ये स्लाइड में जब मूव करेगा तो इसकी फ्रिक्शन और ज़मीन की फ्रिक्शन, यानी कि ज़मीन की फ्रिक्शन और इसकी सतह जो सी है ये आपस में टच तो हो रही है, लेकिन स्लाइड की वजह से ये फोर्स जो सी होगी ये मज़ीद स्लाइड की वजह से, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। यानी कि फ्रिक्शन तो ये लगा रही है, फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो रही है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन किस में तब्दील हो रही है? स्लाइडिंग फोर्स में। यानी कि फोर्स जो, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये जो सी स्लाइड होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो सा बॉल होगा जब तक ये स्लाइड चलती रहेगी तब तक ये रुकेगा नहीं। ठीक है, जब ये स्लाइड ख़त्म हो जाएगी तब ये फ़ौरन से रुक जाएगा, क्योंकि अब ये स्लाइड ख़त्म हो गई है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में अब कोई इसका कम्पिटिटर नहीं रहा। स्लाइड इसका कम्पिटिटर था, वो ख़त्म हो गया है, अब आगे हिमवार सतह हो गई है। ठीक है, इसलिए अब वो बॉल को रुकवा देगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। एफ एस इज़ इक्वल टू माइक्रो आर। अब एक खिलाड़ी जूते पहनता है, मिसाल को एक एथलीट है वो दौड़ता है, तो आपको पता है कि जब मिसाल के तौर पर ठीक है ना, एक खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट जैसा जो बहुत ही तेज़ी से भागता है, ठीक है, उसके लिए अलग जूते चाहिए। वो जूते ऐसे हों कि उसकी पकड़ हो ज़मीन से। अब ज़मीन से उसकी पकड़ मजबूत करवाने के लिए जूते के नीचे ख़ास किस्म के डिज़ाइन होते हैं। ठीक है ना, डिज़ाइन होते हैं, खप्पे से होते हैं, ठीक है ना, सुराख से होते हैं, और जूते को ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है ताकि इसका एरिया जो सा है ये कम टच हो। ये जो सा एरिया है ये हमारे पाँव का एरिया है। ठीक है ना, ये हमारा पाँव है और पाँव, ठीक है ना, यानी कि ऐसा एक डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर सुराख होते हैं ताकि पकड़ हो। जब ये प्लेन होती ना, जब ये जूते की सतह प्लेन हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब वो रुकेगा, कोई भी इंसान जब रुकेगा तो प्लेन सतह जो सी ज़्यादा ज़मीन पर लग रहा है, शूज़ ज़्यादा ज़मीन पर लग रहा है, तो क्या होगा? रुकने में मुश्किल होगी। यानी कि हमें चाहिए खिलाड़ी के जूते ऐसे हों कि जो फ्रिक्शन पैदा करें, यानी कि जिसकी पकड़ जो सी हो ज़मीन के साथ ज़्यादा हो। ठीक है ना, ये जूते का डिज़ाइन, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है, जूते के डिज़ाइन पर निर्भर करता है कि आपकी फ्रिक्शन कितनी ज़्यादा होगी। जितना जूते का डिज़ाइन अच्छा होगा, आपकी फ्रिक्शन जो सी ज़मीन को जूते ने पकड़ना है जिस तरीके से, और आपकी दौड़ भी उसी स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इसलिए तो एथलीट ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेशल जूते जो उनसे होते हैं ना बनवाए होते हैं। अब गीला फ़र्श और बाईसाइकिल, जब हम गीले फ़र्श पर मोटरसाइकिल दौड़वाते हैं
तो गीले फर्श में जब हम मोटरसाइकिल दौड़वाते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी होता है। पानी स्लाइड का काम करता है। पानी क्या करता है? स्लाइड का काम करता है। जैसे ही हम ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं तेज़ स्पीड में आते हुए, तेज़ स्पीड में यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी। और यहाँ से हम तेज़ी से आ रहे हैं, तो एकदम ही हमने ना यहाँ पर आकर एक ब्रेक अप्लाई कर दी। यहाँ पर आकर हमने ब्रेक लगाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये टायर जो उनसे होंगे ये रुक तो जाएंगे, लेकिन ये जो उनसी बॉडी होगी, ये मैस है, जो उनसी मैस होगा मोटरसाइकिल का मैस, चूँकि ये बहुत स्पीड से आ रही थी वेलोसिटी v के साथ, ये पहिए तो रुक जाएंगे, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से बाइक जो उनसी वो नहीं रुकेगी। बेशक पहिए ब्रेक ने रोक दिए, लेकिन पूरी बाइक थोड़ी ना रुकी है। पूरी बाइक नहीं रुकी, ना ही आपका बॉडी जो सा है, ना ही उसमें ब्रेक लगी है। इसलिए आपका बॉडी भी आगे की तरफ जाएगा और आपकी बाइक जो सी होगी ये स्लिप होते होते आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि आप पहिए सिर्फ रुके हैं, पूरी बॉडी का मोमेंटम नहीं रुका। पूरी बॉडी, आपकी बॉडी भी और मोटरसाइकिल की बॉडी भी, इन दोनों का मोमेंटम स्टॉप नहीं हुआ। इसलिए जो सा है ये बाइक ये आगे की तरफ घसीट जाएगी। सिर्फ पहिए रुकने की वजह से हम फ्रिक्शन पर काबू नहीं कर सकते। ठीक, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होती ना यहाँ पर, मिसाल के तौर पर अगर पानी ना होता, यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती और 120 की स्पीड से यहाँ पर आ रही होती, तब भी अगर बाइक रुक जाती तो ये बाइक रुकने की बजाय ये उलट जाती। ठीक है ना? इसलिए कहीं कहीं फ्रिक्शन नुकसान भी देती है और कहीं कहीं फ्रिक्शन फ़ायदा भी देती है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज़्यादा इसको, यहाँ पर ये ज़्यादा देर तक चलेगा, ये कम स्पीड पर चलेगा। इनका ये पहिया जो सा है ये ज़्यादा देर तक चलता है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर इसका जो सा एरिया है, इसका जो सा ज़मीन को टच होने वाला एरिया है ये कम है। जितना एरिया किसी जिस्म का कम टच होगा ज़मीन पर, समझ लो कि वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम पैदा होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कम पैदा होने की वजह से ये जो सा है, हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेशक पैदा हो रही है, इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये काफ़ी देर तक चलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जब हमारी फोर्स तक के बराबर हो जाएगी तब ये रुक जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एरिया क्या है? यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर ये जल्दी रुकेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को ज़मीन की स्टैटिक फ्रिक्शन को ज़्यादा एरिया मिल गया है, मैस एम का ज़्यादा एरिया मिल गया है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो सी होगी इस पर ज़्यादा अप्लाई करेगी। ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया पर भी डिपेंड करती है। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा मैस बॉडी छू रहा होगा ज़मीन पर, उसी तरह, यानी कि ज़मीन यहाँ पर एरिया कम छू रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो रही है, लेकिन कम मिकदार में। यहाँ पर ज़्यादा एरिया छू रहा है जिस्म ज़मीन को, इसलिए यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो रही है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में पैदा हो रही है, क्योंकि ज़्यादा एरिया छू रहा है। ठीक है? हमारी जो सी फोर्स है, बेशक हम जितनी ज़्यादा लगाएं, ठीक है ना, जितनी मर्जी ज़्यादा लगाएं, ये काम ही जाएगा आगे। पहिए को हम जितनी स्पीड से दौड़ाएंगे, यानी कि जितनी इसको फोर्स लगाएंगे, काफ़ी दूर तक चला जाएगा। ठीक है ना? काफ़ी दूर तक चला जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी इस पर काम करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? लेकिन ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा, फिर जाके स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक पाएगी। ओके हो गया? अब हम आगे चलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पर फिसल कर गिर जाना, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक स्लाइड है, यहाँ पर अब हम सड़कों को स्लाइड वाला क्यों नहीं बनाते? यानी कि सड़कों पर हम, मिसाल के तौर पर सड़कों पर हम वो स्लाइड्स, फिसलन वाला रोड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो सा ये है, इसको टायर को पकड़ चाहिए। टायर को क्या चाहिए? पकड़। अब गाड़ी के टायरों को पकड़ चाहिए, इसलिए जब हम स्लाइड वाला फर्श बनाएंगे तो इनको गाड़ी के टायर को पकड़ नहीं मिलेगी। ठीक है? जिसकी वजह से ये फिसल जाएगी तो दूसरी गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग क्या होती है? यहाँ पर डिज़ाइंस होते हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। जो क्या करते हैं? गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंट
से बचा जाए, एक्सीडेंट से बचा जाए। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पर ब्रेकिंग और स्केडिंग क्या होती है। ब्रेकिंग क्या होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं किसी भी पहिए को ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग। इसी तरह स्कीडिंग क्या चीज़ होती है। स्कीडिंग वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर टायर को हमने क्या किया, टायर को हमने रोक दिया, ठीक है, टायर को हमने क्या किया, टायर को हमने रोक दिया, टायर को हमने ब्रेक मार के रोक दिया, लेकिन फिर भी टायर घूमे बगैर जो सी हरकत करता है ना, टायरों का घूमे बगैर हरकत करना, वो कहता है स्केडिंग। स्केडिंग कहलाता है। पहिया जब रोटेट करता है और सर्कुलर पाथ में, पहिया जब गाड़ी के नीचे होता है तो वो दो तरीके की मोशन करता है। एक तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है और दूसरा वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से पहिया आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। पहिया जब रुकता है, जब ब्रेक सप्लाई होती हैं, तो ये सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन ये तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर पहिया क्यों बिना रुके हरकत करता है। पहिया तो रुक जाता है, लेकिन गाड़ी का मोमेंटम, जितनी स्पीड से गाड़ी आ रही थी, ठीक है ना, उसकी स्पीड पर भी निर्भर करता है। जितनी स्पीड, मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी और मास का हासिल जब जितना ज़्यादा होगा, उतनी गाड़ी जो सी होगी, गाड़ियों के टायर उतनी हरकत करेंगे बगैर हरकत किए, ठीक है। अब इसी तरह घिसे हुए पहिए, जब हम थ्रेडिंग जो सी होती है, जब हम गीले फर्श पर ब्रेक्स लगाते हैं तो जो से टायर होते हैं तब भी बिना घूमे हरकत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें गाड़ी के दरमियान फ्रिक्शन, यानी कि गाड़ी के पहिए और ज़मीन के दरमियान एक पानी की तह आ गई है, एक पानी की तह आ गई है जो स्लाइड का काम करेगी। और इस स्लाइड की वजह से पहिया जो सा वो घूमना बंद तो कर देगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइड करेगा, थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद रुकेगा, इसे कहेंगे स्कीडिंग। ठीक हो गया, स्कीडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया आपके जहनों में। फिर फ्रिक्शन क्या होगी। फ्रिक्शन गाड़ी और मशीन, फ्रिक्शन जो सी होती है मदद भी देती है, ये नुकसान भी करती है। फ्रिक्शन नुकसान भी करती है। गाड़ी जब हम चलाते हैं, ठीक है, जब हम फ्रिक्शन की वजह से नुकसान भी होता है गाड़ी में। मिसाल के तौर पर जब हम गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी जब कुछ देर तक चलती रहती है तो हम यकदम ही ब्रेक अप्लाई कर देते हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो फिर फ्रिक्शन, तब गाड़ी की स्पीड क्या होती है ज़्यादा, उसको रोकने के लिए ब्रेक्स भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। बगैर गाड़ी के पहिए रुक तो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लाइड करते हैं, थोड़ा स्लाइड करने के बाद गाड़ी के पहिए रुकते हैं, जिसकी वजह से पहिए क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। वो घिसते किस वजह से हैं, फ्रिक्शन की वजह से। बेशक वहाँ पर पानी नहीं था, बेशक गाड़ी जो सी थी वो तेज़ी से आ रही थी 120 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि बहुत ज़्यादा मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। आपने एकदम ब्रेक सप्लाई किए तो ये गाड़ी यहाँ पर आपने ब्रेक सप्लाई कर दी, तो गाड़ी यहाँ स्कीडिंग करते हुए यहाँ तक आ गई। तो इतने से फासले में गाड़ी के पहिए जो से होंगे वो घिस जाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन जो सी होगी वो नुकसान भी देती है। मशीनों के पुर्जे जो से होते हैं, मशीनों के पुर्जे अक्सर आपस में रगड़ते रहते हैं। मशीन के पुर्जे आपस में रगड़ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पुर्जे भी घिस जाते हैं। मशीनों को भी नुकसान होता है फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम पेंसिल से हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, चलने में मदद देती है फ्रिक्शन, ठीक है ना। परिंदों को, जो परिंदा है, ये परिंदा उड़ रहा है। परिंदा उड़ता कैसे है, ये हवा को पीछे की तरफ धकेलता है, ये एयर पीछे की तरफ धकेलती है और आगे की तरफ ये परिंदा मूव करता है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन फोर्स, हवा के रिएक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है ना। फ्रिक्शन बेशक हवा में है, हवा में भी फ्रिक्शन है। हवा आगे, यानी कि आगे से इसको थपेड़े मारती है और ये फ्रिक्शन यानी कि एफएस को, इसको हवा को पीछे धकेलता है। हवा को जैसे उसने पीछे धकेला तो एयर की रिएक्शन फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है।
ठीक है, यानी कि परिंदों को उड़ने में मदद देती है, चलने में मदद देती है, पेंसिल लिखने में मदद देती है। फ्रिक्शन को ख़त्म करने के तरीके जो उनसे हैं, यानी कि हिमवार करके सतह जितनी हिमवार होगी, ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्शन उतनी कम होगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक सतह है जहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे उभार हैं, तो वहाँ पर हमारे टायर के फटने के नुकसान होते हैं, हमारे टायर के फटने के होते हैं। जब ये हिमवार होगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। फ्रिक्शन को ख़त्म करने से क्या होगा, आपका नुकसान भी हो जाएगा, ये फिसल भी सकती है। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, हिमवार करने से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। इसी तरह नोकदार, ठीक है। फिर इसी तरह जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरह जैसे ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करके, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है वो स्लाइड करके चलता है, हम उसको रोल करके भी तो चला सकते हैं। इसके लिए हम बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करेंगे, इससे भी फ्रिक्शन ख़त्म होगी, ठीक हो गया। फिर इसी तरह नोकदार, फिर इसी तरह हमारा तेल और ग्रीस का इस्तेमाल करने से हम जब मशीनें आपस में रगड़ती हैं तो वहाँ पर तेल या ग्रीस लगा देंगे, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारा चैप्टर फ्रिक्शन हो गया।